हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर, आपका स्वागत है फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। आज 11th वाले विद्यार्थियों के लिए ट्रांसलेटरी मोशन चैप्टर 3 आप लोग को बताने जा रहे हैं। 11th वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, ट्रांसलेटरी मोशन एक रेखीय गति। इससे पहले वाले में हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 यानी इकाई एवं विमा, अदिश एवं सदिश का हम लोग भली भांति बढ़िया से उसका स्टडी किए। अब हम लोग चैप्टर 3 ट्रांसलेटरी मोशन एक रेखीय गति में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो आज आप लोग सीखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, दैट मीन्स मोशन एंड रेस्ट, गति एवं विराम के बारे में। देखिए, गति एवं विराम को जानने से पहले आप लोग को दो चीज़ को जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। वो दो चीज़ क्या है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। वो दो चीज़ आपका है, एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको बोलते हैं निर्देश फ्रेम। क्या बोलते हैं? निर्देश फ्रेम। और दूसरा है ऑब्जर्वर जिसको बोलते हैं प्रेक्षक। ये दोनों क्या है और ये दोनों से क्या रिलेशन है मोशन एंड रेस्ट का, यानी गति एवं विराम को समझने के लिए और इससे आगे जुड़े हुए कड़ी को समझने के लिए आपको ये दो बिंदु पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। निर्देश फ्रेम को सबसे पहले समझते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश फ्रेम ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, आइदर CBSE एंड BSEB। निर्देश फ्रेम जिसको बोलते हैं मेरे बच्चे फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ध्यान देंगे। देखिए, निर्देश फ्रेम कहेंगे किसको? निर्देश फ्रेम यानी फ्रेम का मतलब हो गया, फ्रेम यहाँ एक नहीं होगा। फ्रेम कहने का मतलब हो गया एक से अधिक होगा, 2, 3। इस 2, 3 यानी इतने, इस फ्रेम में हम लोग जो है गति को यानी मोशन को अच्छे भली भांति समझ पाएंगे। ये फ्रेम क्या हुआ? जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और कोई ट्रेन जो है वहाँ पर आकर के रुकी और वहाँ से आपके दोस्त जो है या तो उस प्लेटफॉर्म पर उतरे या उस प्लेटफॉर्म पर चढ़े। तो जैसे ही उस ट्रेन पर उन्होंने चढ़ा, आप प्लेटफॉर्म पर है, तो प्लेटफॉर्म जो है एक फ्रेम हो गया और वो जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो आपका क्या हो गया? सेकंड फ्रेम हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देश फ्रेम। यानी निर्देश फ्रेम की सहायता से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के सही गति यानी मोशन और रेस्ट यानी विराम समझ सकते हैं इसी फ्रेम से। और यहाँ पर फ्रेम का मतलब तात्पर्य आपका यहाँ पर हो गया कि वो चलती हुई ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म पर आपका जो व्यक्ति खड़ा है, या ट्रेन चल रही है और आप लोग देखते हैं कि आप जब ट्रेन पर चलते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे हैं वो घूमता हुआ नजर आता है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो अदर फ्रेम में हो गए और आप जो बैठे हुए हैं ट्रेन पर वो अदर फ्रेम में हो गए। लेकिन आपके साथ जो दोस्त बैठा हुआ है या आपके पास जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपका एक ही फ्रेम में है। और जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर इर्द गिर्द जो ढेर सारे पेड़ पौधे हैं वो उन लोग का उसका अपना एक फ्रेम है, यानी वो अलग फ्रेम में हो गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देश फ्रेम। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? निर्देश फ्रेम। अब आगे और समझेंगे निर्देश फ्रेम को। अब इससे पहले प्रेक्षक को समझेंगे। प्रेक्षक ऑब्जर्वर कहते हैं। ऑब्जर्वर मतलब जैसे हम, आप, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पर्सन है, विजुअल पर्सन, लिविंग पर्सन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, यानी वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है। अब ये दो बात अगर आप समझ गए भली भांति तो ध्यान दीजिएगा, मोशन यानी मोशन किसे कहेंगे, गति किसे कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गति कहता है किसी प्रेक्षक के सापेक्ष। देखिए, प्रेक्षक आ गया। प्रेक्षक में हम भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं, मतलब सीधा समझना है। प्रेक्षक हम भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। कहता है किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु में स्थान में परिवर्तन समय के साथ हो। क्या चीज मेरे बच्चे? किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन समय के साथ हो उसे ही गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर किसके सापेक्ष होना चाहिए? प्रेक्षक के सापेक्ष होना चाहिए। विराम किसे कहेंगे? तो प्रेक्षक के ही सापेक्ष अगर उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन समय के साथ नहीं हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चे? विराम में कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि गति एवं विराम, मोशन एंड रेस्ट किस पर डिपेंड करता है? तो निर्देश फ्रेम पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अब इसको और बढ़िया समझते हैं। चार दोस्त, 4 फ्रेंड्स,
चार दोस्त को लेते हैं, राम, श्याम, गणेश, महेश। ये चारों दोस्त में दो दोस्त जो है पटना से दिल्ली की ओर जाना चाहता है, तो दो दोस्त जो है उसको प्लेटफॉर्म पर छोड़ने गए। कहाँ गए मेरे बच्चे? प्लेटफॉर्म पर छोड़ने। अब ट्रेन पटना से दिल्ली जाने के लिए तैयार है, हॉर्न बज चुकी है, सिग्नल मिल चुका है। राम एंड श्याम जो है वो ट्रेन पर बैठ चुके हैं और रह गए कौन? महेश एंड गणेश जो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, यानी चलना शुरू करती है। अब जैसे ही चलना शुरू करती है ट्रेन, तो जो राम एंड श्याम है उससे लगता है कि मेरा दोस्त जो है वो गति में, वो पीछे या आगे की ओर कोई एक दिशा में भाग रहा है, पीछे की ओर भाग रहा है या आगे की ओर भाग रहा है, कोई एक दिशा में वो भाग रहा है। लेकिन जो गणेश महेश है, जो उसका दोस्त है, जो प्लेटफॉर्म पर जो छोड़ने गया था उसे लग रहा है कि राम एंड श्याम जो है अब वो गति में है, अब वो कुछ घंटों में, कुछ दिन में वो दिल्ली पहुंच जाएगा। अब वो गति में हो गया है, अब वो मोशन में आ गया है। लेकिन राम एंड श्याम अगर एक दूसरे को देखे, अपने जहाँ वो जिस सीट पर बैठा हुआ है, दोनों सीट पर, वो एक दूसरे को तो लगेगा कि राम को लगेगा कि श्याम मेरे साथ बैठा हुआ है, वो विराम में है, लेकिन श्याम को लगेगा कि राम भी मेरे साथ क्या हुआ, बैठा हुआ है। अब गणेश और महेश जब एक दूसरे को देखते हैं तो उसे लगता है हम दोनों तो रेस्ट में हैं, लेकिन कौन जा रहा है? तो राम एंड श्याम जा रहा है। तो कहने का मतलब हो गया मेरे बच्चे कि गति एवं विराम किस पर निर्भर करता है? तो निर्देश फ्रेम पर। किस पर? निर्देश फ्रेम पर। आइए इसको फिगर समझते हैं। देखिए, ये आपका ट्रेन है, इसको मान लेते हैं क्या? ट्रेन। ये ट्रेन है, ट्रेन का बोगी है, इस पर है अंदर में बैठा हुआ है ना, जिसका हम चर्चा किए राम एंड श्याम, यानी ये हो गया आर, ये हो गया एस। बाहर प्लेटफॉर्म, ये आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर जो है ना, गणेश और महेश, गणेश एंड महेश। ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, ट्रेन चलना क्या करती है? प्रारंभ करती है। अब इस गणेश महेश को लग रहा है कि राम एंड श्याम क्या है? मोशन में है। और राम एंड श्याम को क्या लग रहा है कि गणेश एंड महेश जो है वो क्या है? मोशन में है, गति में है। लेकिन राम अगर श्याम के बारे में जाने या श्याम जो है राम के बारे में जाने, तो उससे लगेगा कि वो क्या है? रेस्ट में है। क्या है मेरे बच्चे? रेस्ट में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोशन एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को निर्देश फ्रेम कहते हैं। देखिए, दो फ्रेम हो गए, एक फ्रेम ये और एक फ्रेम ये। इसी को निर्देश फ्रेम कहते हैं मेरे बच्चे, और इसी पर गति एवं विराम क्या करता है? निर्भर करता है। तभी हम लोग परिभाषा में क्या बोलते हैं? किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन समय के साथ हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे, गति कहेंगे। यदि प्रेक्षक के सापेक्ष, प्रेक्षक देखिए यहाँ पर श्याम भी हो सकता है और राम भी हो सकता है, यानी श्याम के सापेक्ष राम क्या है? रेस्ट में, और राम के सापेक्ष श्याम क्या है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम में बैठे हुए हैं, लेकिन चल कौन रही? वास्तविक में ट्रेन चल रही है, लेकिन वो तो दोनों रेस्ट में है एक दूसरे के सापेक्ष। लेकिन इसके लिए, गणेश और महेश के लिए, इसके लिए ये क्या है? मोशन में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर समय के साथ किसी प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विराम कहेंगे। तो ये कंसेप्ट हो गया गति एवं विराम का, मोशन एंड रेस्ट का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि इसको कितने ब्रांच में बांटा गया है। मोशन को जो बांटा गया है मेरे बच्चे ध्यान देंगे, मोशन को जो बांटा गया है वो कितने ब्रांच में बांटा गया है। एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये बताए हैं लेकिन डिफिनीशन बोर्ड पर नहीं लिखे हैं। मेरे बच्चे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बोला है आप लिख भी सकते हैं, है ना, और नहीं तो अब क्लासरूम जो है आप लोग का जल्द ही ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही लॉकडाउन के बाद खुलेगा। तो
आप लोग को बजाते वहाँ पर नोट्स लिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से खूब बढ़िया समझिए और वॉच कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो, है ना, तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। आइए हम लोग चलते हैं मोशन में, मोशन के ब्रांच में। इसको 2 ब्रांच में बांटा गया है। ध्यान देंगे कितने ब्रांच में मेरे बच्चे? 2 ब्रांच में। एक काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, है ना, या कीनेमेटिक्स भी पढ़ते हैं, कीनेमेटिक्स। और दूसरा होता है डायनामिक्स। क्या होता है मेरे बच्चे? डायनामिक्स, है ना, डायनामिक्स। देखिए कीनेमिक, है ना, काइनेमेटिक्स या कीनेमेटिक्स और डायनामिक्स 2 ब्रांच है किसका? मोशन का। हम लोग को पढ़ना कौन है? तो ये काइनेमेटिक्स। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है मोशन को। इसको डिस्क्राइब करता है मेरे बच्चे? डिस्क्राइब द मोशन, मोशन की व्याख्या करता है, गति की व्याख्या करता है, गति की व्याख्या। लेकिन ये जो है तो गति की व्याख्या में मतलब जैसे डिस्टेंस हो गया, एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारा जो है किसमें हम लोग पढ़ेंगे? तो काइनेमेटिक्स में। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा का सारा जो है हम लोग किसमें पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में। और डायनामिक्स क्या करता है? काउज द मोशन, काउज द मोशन, यानी मोशन किस कारण से हो रहा है, मोशन होने का कारण क्या है, गति होने का कारण क्या है, गति का कारण, गति के कारण की व्याख्या। इसका अर्थ भी समझ लीजिए। गति के कारण की व्याख्या क्या हो सकता है मेरे बच्चे? जैसे कोई बॉडी है, उस पर आप क्या लगाएं? फोर्स लगाएं। क्या लगाएं? फोर्स। तो ये जो फोर्स आप लगाएं और उसके कारण उसमें जो गति हुआ है वो क्या डील करता है? डायनामिक्स को। क्या डील करता है वो? डायनामिक्स को। यानी फोर्स और टॉर्क जो है किसी भी बॉडी के लिए मोशन होने का क्या है? काउज है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क। देखिए ये 2 ब्रांच में बट गया, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। हम लोग पढ़ना क्या है? काइनेमेटिक्स। हम लोग क्या पढ़ना है मेरे बच्चे? काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, यानी यही डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे कि मोशन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है ना, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी जानकारी आपको अभी प्राप्त होगी। आइए हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो ध्यान देंगे, देखिए मोशन, देखिए मोशन के टाइप्स को जानने से पहले, मोशन के टाइप्स को जानने से पहले जो है हम लोग जो है उसके ये जानते हैं कि मोशन में भी वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब हो गया मेरे बच्चे एक बिंदु, एक बिंदु। फिगर भी देख सकते हैं, है ना। मोशन में भी मतलब गति जो है 1 डायमेंशन, एक बिंदु, 2 डायमेंशन, 2 बिंदु डायमेंशन, एंड 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। देखिए मोशन जो है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन के होते हैं। तो 1 डायमेंशन मोशन कैसा होगा? तो 1 डायमेंशन मोशन आपका देखिए ये होगा, एक डायमेंशन। 2 डायमेंशन कैसा होगा मेरे बच्चे? देखिए ये हो गया आपका 2 डायमेंशन, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और 3 डायमेंशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? देखिए इस तरह का 3 डायमेंशन, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ आदमी, ये सब 1 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में हम लोग क्या ले सकते हैं? जैसे कोई पार्टिकल्स है, कोई बॉडी है या कोई व्यक्ति है ना, वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। कोई पार्टिकल, कोई कण किस पर? वृत्ताकार पथ पर वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। वो क्या हो गया? 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल किसको कहेंगे मेरे बच्चे? उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, ये सब जो गति है वो क्या है? 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय गति। आइए तो मोशन के बारे में इतना हम लोग जाने कि एक बिंदु होता है, 2 बिंदु होता है और 3 बिंदु होता है।
1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब हम लोग जानेंगे इसके टाइप्स। इसी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही इसको टाइप्स में बांटा गया। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनी टाइप्स, बहुत टाइप्स के होते हैं। तो देखिए कौन कौन टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग आते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ मोशन में, फर्स्ट हम लोग क्या जानेंगे मेरे बच्चे? तो पहला जो हो गया है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी, या इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर, एक रेखीय गति। ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन क्या बोलते हैं इसको? एक रेखीय गति। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एक रेखीय गति, यानी कि जिसमें कण, पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट, बॉडी जो है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गमन करे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन, इस तरह से क्या करे? वो गमन करे, मूव करे, चले, है ना। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में गति। सेकेंड में हो जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन देखिए, और ये तो पढ़ेंगे हम लोग। सर्कुलर मोशन हम लोग नेक्स्ट मतलब चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो पहले समझते हैं कि सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? वृत्तीय गति। कौन सा गति कहेंगे हम लोग? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या हुआ? वृत्ताकार पथ पर घूमने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को, वृत्ताकार पथ पर घूमने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन कैसा होता है? 2 डायमेंशनल, द्विविमीय। थर्ड नंबर में आइए। थर्ड नंबर हम लोग जानते हैं, है ना। थर्ड नंबर में रोटेशनल मोशन। देखिए ये एक अलग चैप्टर है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन, अभी सिर्फ हम लोग टाइप्स देख रहे हैं, है ना। रोटेशनल मोशन अभी सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका टाइप्स, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, कितने टाइप से गति होती है ना। और रेस्ट का कोई डिवीजन नहीं है, रेस्ट का कोई डिविडेबल नहीं है, क्योंकि रेस्ट क्या हो गया? रेस्ट हो गया, और रेस्ट वहीं तक था मेरे बच्चे, है ना। इसलिए जो भी पढ़े हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे भी कहा जाता है कि लाइफ में अगर मोशन है, दैट मीन्स कि लाइफ जिसका, है ना, चल रहा है, उसी के बारे में लोग जानते हैं। जो रेस्ट में आ गया उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होती है। रेस्ट आप समझ गए हैं मेरी बात को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन को कहते हैं घूर्णी गति। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? घूर्णी गति। क्या कहते हैं इसको? घूर्णी गति। घूर्णी गति वह वस्तु, वह कण, वह पार्टिकल्स जो किसी अक्ष के अबाउट क्या करे? घूर्णन करे। जैसे आपका पंखा, कौन सा पंखा? सीलिंग फैन। सीलिंग फैन आपका रहता है, ऐसे आपका क्या करता है? मूव करता है। वो जो मोशन होता है उसमें कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि वो किसी अक्ष के अबाउट मूव करता है। किसके अबाउट करता है मेरे बच्चे? किसी अक्ष के अबाउट जो है वो मूव करता है, किसी एक्सिस के अबाउट वो मूव करता है। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। उसको हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। ये सब सारे इस मोशन को हम लोग बहुत अच्छे से, और ये मोशन तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कहते हैं। यही शुरुआत भी होगा, लेकिन जो सर्कुलर, रोटेशनल हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर करके पढ़ते हैं, है ना। इसलिए घबराने की बात नहीं है मेरे बच्चे। अभी सिर्फ समझें टाइप्स कितना है मोशन का। तो ये हो गया आपका क्या? रोटेशनल मोशन। हम लोग अगला टाइप्स में चलते हैं। 4 नंबर, फोर्थ नंबर में क्या कहता है? ध्यान देंगे, फोर्थ नंबर मोशन में क्या कहता है? फोर्थ नंबर मोशन में कहता है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर में आपका हो गया वाइब्रेटरी मोशन। कौन सा मोशन कहेंगे इसको? वाइब्रेटरी, यानी कंपन गति। कौन सा गति? कंपन गति। देखिए वाइब्रेटरी मोशन, कंपन गति। कंपन गति किसको बोलेंगे?
ध्यान सुनिए, कहता है जब कोई कण किसी निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में क्या करता है, कंपन करता है। जैसे स्प्रिंग को आप एक बार खींच दीजिए, है ना, घिसने बाद छोड़ दीजिए, उसमें क्या होगा, कंपन होगा। क्या होगा उसमें, कंपन। लेकिन एक निश्चित समय अंतराल में, किस समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में होता है। यानी कंपन गति को हम लोग एक तरह से आवर्त गति भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग एक चैप्टर सरल आवर्त गति करके हम लोग पढ़ेंगे इसी मैकेनिक्स में, इसी यांत्रिकी में। लेकिन सिर्फ यहाँ कम समझना है कंपन गति को। उसी तरह से जैसे कोई त्रिशूल टाइप का है, इस तरह का, है ना, इस तरह का आपका बना हुआ है, देखिए, है ना, इसको पकड़ करके आप छोड़ दीजिए तो देखिए इसमें क्या होगा, कंपन। इसमें क्या होगा, कंपन। इस तरह से वाइब्रेट करेगा, है ना। तो ऐसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन। और अगला गति आपका जो है वो है ऑसिलेटरी। क्या है मेरे बच्चे, ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन है ये, ऑसिलेटरी। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग दोलनी गति। क्या बोलते हैं इसको, दोलनी गति। हम लोग सारे गति को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, और वहाँ पर श्योर आपका डिफिनीशंस भी लिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझिए इस टाइप्स ऑफ मोशंस को थोड़ा, है ना। तो दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलेंगे, कहता है जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, दोहराता है। क्या करता है वो, दोहराता है। तो वैसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी गति, ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलनी गति। जैसे पेंडुलम को आप ले लीजिए और इसको छोड़ दिए, देखिए इस तरह से करें, है ना। तो ये देखिए फिगर में थोड़ा सा, ये फिगर, इसको आप ले लीजिए और इसको आप इसको छोड़ दीजिएगा, देखिए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेंडुलम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, पेंडुलम, है ना। तो ये आपका हो गया क्या, टाइप्स ऑफ मोशन। इतना क्या हो गया मेरे बच्चे, टाइप्स ऑफ मोशन। हम लोग अब चलेंगे इसमें, है ना। अब तो सीख गए, ब्रांच भी इसका जान गए। अब इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रांसलेटरी मोशन। और शुरुआत कहाँ से करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। तो देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये शुरू करते हैं आपका, है ना। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग सीखे होंगे। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। अब हम लोग देखेंगे मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या, ट्रांसलेटरी मोशन को। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए ये नंबर दे दिए हैं, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कहते हैं इसको मेरे बच्चे दूरी एवं विस्थापन, दूरी एवं विस्थापन। देखिए दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी अब हम लोग को एक रेखीय गति के बारे में जानना है। तो ए नंबर दिए हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बी नंबर में क्या पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल एवं औसत वेग। सी नंबर में क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक चाल एवं तात्क्षणिक वेग। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फिर रिलेटिव वेलोसिटी, यानी जो भी पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन अभी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखिए आइए सीखिए, हम लोग सीखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही इजी। देखिए आइए, है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं दूरी, जिसका इंग्लिश में क्या होता है, डिस्टेंस। देखिए एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल जो है बी है। ये देखिए दो तरह से पाथ है इसका, है ना, दो तरह से पाथ, ए से बी आने का दो तरह से पाथ। ध्यान से देखिएगा, है ना। दूरी को समझा रहे हैं पहले। देखिए कोई पार्टिकल्स ए है, कोई पार्टिकल्स बी है। ए से बी तक पहुंचने का यहाँ पर जो मार्ग है किसी भी पार्टिकल्स का वो दो है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से और एक जो है इस तरह से, है ना। तो दूरी का परिभाषा क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, किसी वस्तु के द्वारा
तय की गई कुल लंबाई को किसी समयांतराल में, किसी समयांतराल में क्या कहेंगे उसको, दूरी कहते हैं। यानी वस्तु के द्वारा टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, जितनी भी लंबाई है सबको जोड़ जोड़ के जो हम दूरी तय किए हैं, यानी कि मान लीजिए ए आपका पटना है और बी जो है आपका दिल्ली। सपोज कीजिए ए से पहले पहुंचा किसी स्थान पर, मान लेते हैं मुगलसराय, मुगलसराय से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर आपका दिल्ली पहुंचता है। तो जो पार्टिकल्स यानी ट्रेन जो ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक, उसकी जो कुल लंबाई होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी, डिस्टेंस। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, डिस्टेंस कहेंगे, दूरी कहेंगे, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, फिर से देखिए परिभाषा इसका यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, दूरी कहते हैं। टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, दूरी कहते हैं। यानी ए से बी में ये जो पाथ आपका है ना, ये जो पाथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ये दूरी। अब इसी में आता है आपका विस्थापन। क्या आता है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, है ना। विस्थापन क्या आता है, विस्थापन। विस्थापन क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, कहता है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई छोटी लंबाई को, ध्यान सुनिएगा, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई छोटी लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब एक, है ना, पार्टिकल्स कवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, अ स्मॉल डिस्टेंस, या फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, यानी पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, जो स्मॉलेस्ट लेंथ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग विस्थापन कहते हैं। यानी कि जो छोटी दूरी तय करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे, विस्थापन कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर कि पटना से दिल्ली बाय ट्रेन आपका मान लेते हैं 800 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी ये तो कुल लंबाई क्या हो गया 800 किलोमीटर। लेकिन यही बाय एरोप्लेन जो ट्रेवल है वो मान लेते हैं कि वो जो ट्रेवलिंग है वो कितना है, 500 किलोमीटर। ये जो छोटी दूरी हुआ 500 किलोमीटर बाय एरोप्लेन, वो आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन। वो क्या कहलाएगा आपका, विस्थापन। लेकिन जो कुल लंबाई जो ट्रेन तय करके गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। अब ध्यान देंगे, तो विस्थापन और दूरी, तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यानी ए से बी जो ये है आपका, वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये ए से बी क्या है मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। ये डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग जानते हैं इसका एसआई यूनिट, डायमेंशन, है ना। तो देखिए ध्यान से, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना। देखिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए डिस्टेंस का, डिस्टेंस एवं डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट, एसआई
यूनिट डिस्टेंस एवं डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट अब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मीटर, एंड CGS यूनिट जो हो जाएगा, CGS यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर। SI यूनिट हो जाएगा मीटर और CGS यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर। डिस्टेंस आपका जो है, डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर यानी एक अदिश राशि है। देखिए SI यूनिट डायमेंशन देखिए आ रहा है। हम जब इकाई एवं बीमा सिखा रहे थे मेरे बच्चे तो बताए थे कि ये पूरे फिजिक्स का पार्ट है, पूरे फिजिक्स में इसकी चर्चा क्या होते रहेगी, हमेशा होते रहेगी। जैसे जैसे चैप्टर आएगा अब इकाई बीमा अदिश सदिश आपका चलते रहेगा, है ना, कौन अदिश कौन सदिश, इसका SI मात्रक क्या होगा, इसका CGS मात्रक क्या होगा। तो डिस्टेंस एक अदिश राशि है और डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे बच्चे ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है ना। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखिए डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस जो है ध्यान देंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया मेरे बच्चे, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, वेक्टर हो गया। अब देखिए डिस्टेंस जो है मे बी, डिस्टेंस क्या हो सकता है, मे बी, है ना, डिस्टेंस जो है ऑलवेज, मे बी नहीं ऑलवेज, ध्यान देंगे मेरे बच्चे, है ना। डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव भी होता है, दूरी हमेशा धनात्मक ही होता है मेरे बच्चे। यानी जितना आप चलते जाएंगे वो सब आपकी दूरी में क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। कैसे होता है, मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि आप अपने घर से मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस पहुँचे, वहाँ पढ़ाई की, अब फिर अपने घर पहुँच गए, तो अगर दूरी कहा जाए तो मान लीजिए दूरी 1 किलोमीटर था तो एक एक कितना हो गया, 2 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप, चूँकि ये वेक्टर है और डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, यानी दिशा पर डिपेंड करेगा, यानी जिस डायरेक्शन से आप आए और उसी डायरेक्शन से आप अपने घर में लौट गए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन डिस्टेंस आपका हो गया 2 किलोमीटर। तो इसलिए कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। नेगेटिव कब होगा, तो मान लीजिए आप अपने घर से और 500 मीटर अपने दोस्त के यहाँ चले गए तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर आप बैक हो गए और पीछे हो गए तो कहेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेरे बच्चे, नेगेटिव में चला गया। लेकिन डिस्टेंस 1, 1, 2, अब 500 मीटर और चल गए तो हो गया 2.5 किलोमीटर, यानी ये आपका 2 किलोमीटर, है ना, 2 यानी आपको कहेंगे 2500 मीटर के लमसम में 2.5 किलोमीटर के बारे में कहेंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे आगे इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं। अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे मेरे बच्चे, है ना, बस ध्यान देंगे। अगले वीडियो में बताएंगे इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगला टॉपिक में। देख लीजिए और इससे न्यूमेरिकल्स क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहीं से न्यूमेरिकल्स आपका बनेगा, है ना। ये एक फिगर बनाए, यहाँ पर पार्टिकल्स A, यहाँ पर पार्टिकल क्या हो गया, B हो गया। ये यहाँ से इसका डिस्टेंस ये क्या हो गया, R। पार्टिकल्स जो है इधर से भी जा रहा और इधर से भी जा रहा। सेकेंड फिगर आपका जो है, कोई पार्टिकल्स जो है A यहाँ से और ऊपर गया और फिर पुनः जो है लौट गया, है ना, B। और थर्ड नंबर में है मेरे बच्चे, एक बनाते हैं सिंपल सा, है ना, यहाँ पर पार्टिकल्स A है और पहुँच गया पार्टिकल्स यहाँ पर B, और ये मान लेते हैं डिस्टेंस S, ये इसका ऊंचाई H और इसका I। देखिए तीनों से आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा, इसको ध्यान से सीखिएगा, है ना। इस पहला नंबर में कहता है कि इसका जो है डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसको बोलते हैं अर्धवृत्ताकार। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अर्धवृत्ताकार। और पूर्ण वृत्ताकार क्या होगा, पूरा 360 डिग्री, है ना। 2 पाई को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण वृत्ताकार। देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया,
इधर से जो पार्टिकल्स जाएगा, ये जो दूरी तय करेगा, ये जो लंबाई तय करेगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, दूरी। और आप जानते हैं कि पूरा जो होता है 2 पाई आर, तो ये आधा ही तय किया तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक आर, तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो इतना कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 आर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 2 आर और डिस्टेंस हो गया इसका पाई आर। अब यहाँ पर आते हैं, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए तो A से B तक h, तो 20 यहाँ से भी आने में इसको h, तो डिस्टेंस क्या होगा, h और प्लस h, कितना h हो जाएगा मेरे बच्चे, 2h। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखिए तो डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो देखिए ऊपर जाने का डायरेक्शन अलग और नीचे आने का डायरेक्शन अलग, यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, 0। यानी डिस्टेंस हो गया h प्लस h 2h और डिस्प्लेसमेंट हो गया h माइनस h यानी 0। और इसमें क्या होगा मेरे बच्चे, इस तीसरा नंबर का देखिए, तो इसका डिस्टेंस भी आपका s हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही आया है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा s, यानी इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस जो है मेरे बच्चे ध्यान देंगे, डिस्टेंस जो है वह इक्वल या ग्रेटर देन हो सकता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि दूरी जो है हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसका, विस्थापन का, कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन था आपके लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को जानेंगे। आपका मनोज सर।